हमारा ब्यूटीफुल प्लैनेट घर है कई स्पीशीज का। कोई बिलोंग करता है फ्लोरा को तो कोई बिलोंग करता है फौना को। लेकिन मनुष्य की नीति ऐसी है कि वो हमेशा अपने आप को इंचार्ज या लीडर समझता है। लेकिन जब बात धरती की आती है तो हमारा योगदान ना के बराबर का है। दुनिया के 7.6 बिलियन लोग सिर्फ और सिर्फ 0.01% लिविंग थिंग्स हैं हमारी धरती में। लेकिन इनके बावजूद जब से सिविलाइजेशन हुई है, हम ह्यूमंस ने 83% वाइल्ड जानवरों को और 50% तक की प्लांट लाइफ को खोया है। वैसे आप कहेंगे कि एक्सटिंक्शन कौन सी बड़ी बात है, जब से धरती बनी है कितनों की छुट्टी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, हमारी मौजूदगी ने इस एक्सटिंक्शन को स्पीड अप जरूर किया है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, एनिमल्स की इंटरब्रीडिंग, दोस्तों हम सब रिस्पॉन्सिबल है फौना रिलेटेड बहुत से एक्सटिंक्शन के पीछे। और ये खतरा यही नहीं रुका है। तो ऐसे में ये कौन सी क्रीचर्स हैं और ये एक्सटिंक्शन से कितनी मीलों की दूरी पर हैं? क्या ये हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? जागे क्यूरियस पंती। 1. सदर्न रॉकहॉपर पेंगुइन। दिखने में स्पाइकी येलो, हेड पे है ब्लैक फेदर्स, लाल आंखें, रेड ऑरेंज चोंच और पिंक फीट। दुनिया के सबसे छोटे पेंगुइन्स रॉकहॉपर्स 20 इंचेस लंबे हैं। दिखने में भले ही क्यूटी पाइस हों, लेकिन पेंगुइन की पॉपुलेशन 30% घट गई है पिछले 30 सालों में। वैसे रॉकहॉपर कॉलोनीज, फाल्कलैंड आइलैंड्स, यूके एक टाइम पेंगुइन्स की सबसे लार्जेस्ट आबादी वाला एरिया था। ओवरफिशिंग, पोल्यूशन और ऑयल स्पिल्स ने इनकी आबादी को बहुत ज्यादा घटा दिया। हमारे द्वारा किए गए ये काम ओशन को तबाह तो कर ही रहे थे, लेकिन इनके खाने की मात्रा इससे बेहद ज्यादा कम हो गई। आज रॉकहॉपर्स को वल्नरेबल क्लासिफाई किया गया है बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हॉक्सबिल टर्टल। इनकी बड़ी ही विचित्र चोंच जैसा मुंह, रंग बिरंगा पैटर्न शेल्स और यूनिक वी के आकार में बना हुआ जबड़ा इन्हें थोड़ा बाज जैसा दिखाता है। हॉक्सबिल टर्टल अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन के वार्म ट्रॉपिकल वेदर्स में घूमना पसंद करते हैं। इनकी डाइट भी काफी मजेदार है। ये कोरल रीफ स्पॉन्जेस खाते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरह ओशंस में अब कोरल रीफ ना के बराबर हो चुकी है, तो ये टर्टल्स खाएंगे क्या? इसी के साथ इन पर एक और खतरा ये है कि इनकी बेहद ही खूबसूरत शेल को हजारों साल पहले हंट किया जाता था और इससे ज्वेलरी और बाकी के शो पीसेस बनाए जाते थे। इनके शेल्स के लिए इन्हें हार्म करने से ही आज इनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन तक पहुंच गई है। आज IUCN ने द हॉक्सबिल को एंडेंजर्ड बताया है। 3. पोलार बेयर। किसी बड़ी सॉफ्ट टॉय की तरह दिखने वाले टाइगर के साइज से 2 गुना बड़ा पोलार बेयर एक दिन में 12,325 कैलोरीज खाते हैं, जिसमें से ज्यादातर सील्स होते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक ओशन इतना ज्यादा तप रहा है कि यहाँ आइस पर डेकेड यानी 10 साल में 14% पिघल रही है। आज भी जानलेवा ठंड में हमने 7,70,000 स्क्वायर माइल्स सी आइस खोई है एज कम्पेयर टू 2010। आपको बता दें कि ये एरिया अलास्का और कैलिफोर्निया को कंबाइन करे तो उससे भी ज्यादा का होता है, जो हमारे पोलार बेयर्स को भूखा मार रहा है, जिससे इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है। पोलार बेयर्स यूएस में एंडेंजर्ड माने जाते हैं और IUCN के मुताबिक वल्नरेबल हैं, क्योंकि इनका घर ही अंडर थ्रेट है विद कांस्टेंट क्लाइमेट चेंज। यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक रिसर्च कंडक्ट कर रही है उस एरिया को कंजर्व करने के लिए जहाँ बेयर्स खाना खाते हैं, अपना घर बसाते हैं और जन्म देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए। ड्यूगोंग। नहीं, ये कोई पोकेमॉन का कैरेक्टर नहीं है दोस्तों, ये रियल है और इस पर काफी खतरा है। ड्यूगोंग सी काउस की 4 स्पीसीज में से एक है, जिन्होंने अब तक अपना घर इंडो पैसिफिक ओशन के तट पे बनाया हुआ है। हमारे इंडिया, ईस्ट अफ्रीका, मलेशिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अराउंड ड्यूगोंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है घास के मैदान बनाने के लिए, जो कि उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही कई मछलियों के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन इन पर कोस्टल हैबिटेट की तरफ से प्रेशर है, जिस वजह से इनके नंबर्स घटते जा रहे हैं। दोस्तों, कोस्टल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और वाटर पोल्यूशन इनके सी ग्रास को नष्ट कर रहा है, जो कि इनका खाना है। वैसे ये बुरी न्यूज नहीं है, अगर ड्यूगोंग्स खाएंगे नहीं तो इनके बच्चे कभी पैदा नहीं हो पाएंगे, और तो और कभी ड्यूगोंग्स फिशिंग नेट्स के अंदर एक्सीडेंटली फंस जाते हैं, जिससे इनका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
ड्यूगोंग्स की गिरती पॉपुलेशन को देखकर IUCN ने इन्हें क्लासिफाई किया है एज वल्नरेबल, वो भी रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज में। वकीटा पोपस, इनकी डिस्कवरी 1958 में हुई थी। द वकीटा दुनिया का सबसे रेयर मरीन एनिमल है और दोस्तों ये ऑलरेडी एक्सटिंक्शन की कगार पर है। ये मरीन एनिमल्स मेक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं और इनकी पॉपुलेशन अब तक 97% गिर चुकी है। सो इनके एक्सटिंक्शन के पीछे क्या वजह है? बहुत कॉमन जवाब है दोस्तों, इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस। वकीटा उन्हीं पानी में रहती है जहां टोटोबा फिश पाई जाती है। इस फिश को इसके स्विम ब्लैडर्स के लिए हंट किया जाता है। माना जाता है कि कोई भी टाइप की बीमारी निकाल सकती है। इसे चाइनीज मेडिसिन में यूज किया जाता है। ये चीज ब्लैक मार्केट में $8,500 पर किलोग्राम बिकती है। ड्यूगोंग की जैसे ही बेचारी वकीटा फिशिंग नेट्स में फंस जाती है और उनकी डूबने से मौत हो जाती है। वकीटा की पॉपुलेशन एज पर द इंटरनेशनल कमिटी फॉर द रिकवरी ऑफ द वकीटा एज ऑफ 2019 केवल 10 की रह गई है, जिस वजह से IUCN ने इसे क्लासिफाई किया है एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मैक्सिकन ग्रे वुल्फ, एक वक्त पर एरिजोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास और नॉर्दर्न मैक्सिको में घूमने वाले द मैक्सिकन ग्रे वुल्फ आज दुनिया की मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज बन गए हैं। जब ह्यूमंस ने साउथ वेस्ट को अपना घर बनाया तो अपने साथ वो लाइव स्टॉक भी लेकर आए। तब से ही मैक्सिकन ग्रे वुल्फ्स ने अपने नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ हंटिंग को खो दिया। यहाँ हंटर्स डियर, एल्क और बाकी एनिमल्स का शिकार करने आते थे, जो वुल्फ्स का नेचुरल हंट था, जिस वजह से उनका खाना मनुष्य ने सिर्फ अपने फन के लिए छीन लिया। जिस वजह से मैक्सिकन वुल्फ्स ने अपना पेट भरने के लिए लाइव स्टॉक की ओर रुख किया, जिस वजह से ह्यूमंस उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। वैसे US बायोलॉजिकल सर्वे बताता है कि 1915 से 1925 के बीच 900 वुल्फ्स की राइफल्स, पॉइजन और ट्रैप से हत्या कर दी गई। 2020 में 163 मैक्सिकन ग्रे वुल्फ्स बाकी हैं, ये आंकड़ा सामने आया और IUCN ने इन्हें एंडेंजर्ड ऑन द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज करार दिया है, जिसने फॉर्मुलेशन ऑफ मैक्सिकन वुल्फ स्पीसीज सर्वाइवल प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। सेओला, लंबे लंबे हॉर्न्स और चेहरे पर व्हाइट मार्किंग द सेओला को बनाता है अ स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन लाओ एंड वियतनाम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1992 में ये डिस्कवर किया गया था कि इनकी पॉपुलेशन को किसी चीज का खतरा है। आज ना सिर्फ एक भी सेओला या फिर एशियन यूनिकॉर्न जिंदा है, इसीलिए तो ये जानवर हमारे लिए किसी कल्पना से कम नहीं है। हम सिर्फ इतना गेस कर सकते हैं कि आज कितने सेओला बाकी होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 11 सेओलास को कैमरा में जरूर कैप्चर किया गया है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एनिमल पर ना तो कोई प्राइस है, ना ही इसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, तो फिर ये डिसअपीयर क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, एग्रीकल्चर के लिए नॉर्मल चीजों को डिस्टर्ब करना हो या फिर प्लांटेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, सेओला को विलेजर्स अपने बाकी वाइल्ड एनिमल्स के लिए खाने के लिए ढूंढते हैं। ये काफी पॉसिबल है कि आज केवल 100 ही ऐसे एनिमल्स बची होंगे, इसीलिए IUCN ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द रेड लिस्ट रखा है। वैसे दोस्तों, इतना ही नहीं, अब WWF भी इन्वॉल्व हो चुकी है ताकि सेओला को बचा सके। जब से इनकी डिस्कवरी हुई है तब से कई प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जा रहे हैं एट द वू क्वांग नेचर रिजर्व इन वियतनाम, जहां सेओला पहले डिस्कवर किया गया था। साथ ही उन्होंने 2 नए एडजेसेंट सेओला रिजर्व्स बनाए हैं इन द थुआ थीन यू और कैंग नाम प्रोविंसेस में। एमर लेपर्ड, रशिया की कड़कती ठंड को कुछ ही जानवर झेल सकते हैं, लेकिन एमर लेपर्ड अपने थिक फर, बड़े पंजे और लंबी लेग्स के लिए जाने जाते हैं। ये कितने भी तेज स्नोफॉल क्यों ना हो, उसमें अपना घर बना सकते हैं। फूड चेन में एमर लेपर्ड टॉप पर है। इन्हें भले ही अपने खाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़े, लेकिन ह्यूमंस तो इनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। पोचिंग और इलीगल हंटिंग इस ब्यूटीफुल कैट की 60 से 70 इयर्स से चली आ रही है। एमर लेपर्ड को पोच किया जाता है इसके ब्यूटीफुल स्पॉटेड फर के लिए। आज एमर लेपर्ड को IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया है। सिर्फ 100 लेपर्ड्स ही आज वाइल्ड में घूम रहे हैं और 180 प्रोटेक्टिव कैप्टिविटी में हैं। एंटी पोचिंग ब्रिगेड्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके। इतना ही नहीं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2014 में सोची ओलंपिक्स में एमर लेपर्ड को वन ऑफ द मैस्कॉट्स भी बनाया था। मलयन टाइगर, हजारों की तादाद में टाइगर्स डेंस मलेशियन पेनिनसुला के जंगलों में घूमते थे, लेकिन आज ये सिर्फ 3 एरियाज में कन्फाइंड होकर रह गए हैं। बेलम टेमेंगोर्ग इन द नॉर्थ, टैमन निगारा इन द सेंटर और एंटोआ रोम्पिन टू द साउथ।
आधे से ज्यादा मिलियन टाइगर्स जो मलेशियन पेनिनसुला के जंगलों में 2015 में रहते थे, उनकी आबादी 2018 तक काफी घट गई। इन्हें पोच करने वाले मेनली थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया से आते थे, जिनका ये मानना था कि इनकी स्किन बेचने से पहले इनके पार्ट्स को खाने से बहुत सारी बीमारियां क्योर होती हैं और ये आपकी स्ट्रेंथ और विरिलिटी बढ़ाती है। ये काफी नहीं था तो ये सुनिए, आज जो टाइगर्स प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं उन्हें पुराने 11 टाइगर्स ने ही जन्म दिया है। कहने की जरूरत नहीं है कि IUCN ने इन टाइगरों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने गवर्नमेंट के साथ मिलके 1 डजन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं अराउंड एशिया, और साइंटिस्ट के साथ मिलके इन्होंने टाइगर की इस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। ब्लू व्हेल। हम मनुष्य ने व्हेल्स का शिकार मिडीवल ईरा से किया है, जब व्हेल फैट, जिसे ब्लबर के नाम से जाना जाता है, उसे डिस्कवर किया गया था तो उसमें कई गुण पाए गए थे जिसे तेल कैंडल्स में यूज किया जाता है। गुजरते वक्त के साथ इसकी वैल्यू बढ़ने लगी। जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी डिस्कवर की, वैसे वैसे हंटिंग इक्विपमेंट्स भी इवॉल्व हुए, जिससे व्हेल्स का शिकार करना आसान होने लगा। एग्जिस्टिंग व्हेल पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगी। इनमें से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ब्लू व्हेल्स पर आया, क्योंकि इनके लार्ज साइज की वजह से इनका आसानी से शिकार होने लगा, जिससे ये एक्सटिंक्शन के कगार पर आ गए। व्हेल्स की इस घटती पॉपुलेशन की वजह से IUCN ने इन्हें क्लासिफाई किया एंडेंजर्ड ऑन द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। वैसे ब्लू व्हेल्स एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट एंड द मरीन मैमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सुरक्षित हैं, जिसने कई ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज को पॉपुलेशन ट्रेंड, व्हेल राउट्स और रीराउट शॉप्स को मॉनिटर किया है, जिससे कि व्हेल से टकराए नहीं। काफी ज्यादा एफर्ट साइंटिफिक डेटा पाने के लिए लगाए गए हैं मरे या स्ट्रैंडेड या इंटैंगल्ड ब्लू व्हेल से, जिससे कि स्टेट, फेडरल और इंटरनेशनल एफर्ट्स लिए जा सके इनकी रिकवरी के लिए। दोस्तों, आप किन एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए देखते रहो क्यूरियस पंती, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी।